we're very excited to present Grok 3. Elon Musk's xAI brand new chatbot called Grok 3 is superior to its many competitors. The newest AI chatbot to hit the market. Grok 3 is kind of scary smart. AI के बारे में हम देशभक्त पर अक्सर बात करते आए हैं, कैसे वो हमारे काम की परिभाषा ही बदल दे रहा है, कैसे भारत जैसे देश के लिए जहां लेबर सस्ती है, AI की शक्ति बहुत विनाशकारी साबित हो सकती है, कैसे बहुत लो एंड टेक जॉब्स, कोडिंग, कॉल सेंटर AI ऑलरेडी खा जा रहा है, और कैसे अगर हम AI पर महारत ही हासिल नहीं करेंगे तो देश की बेरोजगारी अब चरम सीमा तक पहुंच सकती है अगले कुछ सालों में। लेकिन पिछले 2 दिनों में AI की एक और नई शक्ति को भी अनलॉक कर दिया गया। 2 महीने पहले इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फरवरी के महीने में इलॉन मस्क ने ग्रॉक 3 को पेश किया दुनिया के सामने, जो ग्रॉक 2 से 10 गुना ज्यादा और शक्तिशाली था। इसको भाषा, इंसानी भाषा समझने और बोलने की शक्ति है, और इसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो xAI के मेम्फिस सुपर कंप्यूटर पर हुई है, जो 2 लाख हाई एंड जीपीयू से बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा AI ट्रेनिंग क्लस्टर कहा जाता है इसे। मस्क ने ट्विटर में या एक्स में अब इसके अंदर ग्रॉक की शक्ति डाल दी है। अब यह शक्ति का इस्तेमाल करके ग्रॉक हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्वेश्चन समझ सकता है और बातचीत कर सकता है। अब इसके बाद मानो सवालों का एक सैलाब आ गया ग्रॉक पर। मोदी की डिग्री से लेकर स्नूपिंग केस से लेकर RSS का स्वतंत्र संग्राम में योगदान से लेकर राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, टीपू सुल्तान का सच, वो सारे मुद्दे जो दबे स्वरों में जिसकी बात चल रही थी, अब उन्हें खुले में पूछे जाने लगा है। जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए था, कायदे से अब लोग ग्रॉक से पूछ रहे हैं। क्या ग्रॉक अब अपने आप में एक नया मीडिया बनकर सामने आएगा हमारे देश में? एक AI एजेंट जिस पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे बजाय ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के? क्या एक अकेला ग्रॉक सारी सरकारी प्रोपेगेंडा पर अब भारी पड़ने वाला है? या ग्रॉक भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉलेज बेस, उसका ज्ञान हमारी ही लिखी चीजों पर निर्भर होता है। हम जो कहते हैं, हम जो लिखते हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रॉक सत्य का केंद्र बिंदु नहीं है, सबसे ऊंचा स्तंभ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि ग्रॉक का इस्तेमाल करके सच को जो दबाने की जो कोशिश हो रही थी सालों से, उसे इस दबाने की कोशिश को तोड़ा जा सकता है, रेजिस्ट किया जा सकता है। जो झूठ फैलाने की कोशिश हो रही थी उसे एक्सपोज किया जा सकता है, सच सामने लाया जा सकता है। सवाल यह है कि मोदी सरकार क्या ग्रॉक को बिना रोक टोक चलने देगी? क्या सरकार के पास इलॉन मस्क के साथ पंगा लेने का बूता है आज? क्या ग्रॉक अगले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी? सच या झूठ, फैक्ट या प्रोपेगेंडा, उसका जज बन जाएगा ग्रॉक। अब यह सब अगर हो गया तो IT सेल का क्या होगा? अगर लोगों को एक बटन दबाकर सच का संज्ञान हो जाएगा, तब यह प्रोपेगेंडा फैलाने वाले क्या करेंगे? क्या ग्रॉक झूठ मुक्त, IT सेल मुक्त भारत का निर्माण करने में हमारी मदद कर सकता है? आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं, ग्रॉक की एक्यूरेसी, उसकी सच्चाई को परखने की कोशिश करते हैं। AI के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे दुनिया भर का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह एकत्रित करना और उस इंफॉर्मेशन का निचोड़ निकालने की शक्ति, वो भी चंद सेकंडों के अंदर। AI के अंदर एक और नॉन बायोलॉजिकल शक्ति भी है कि उसे मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाना होता है, कोई डर नहीं लगता है। शायद इसीलिए लोग ग्रॉक से कई विवादास्पद सवाल अब पूछ रहे हैं, और ग्रॉक भी बेखौफ जवाब भी दे रहा है। जलवा है हमारा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री के विषय में ग्रॉक से बार बार पूछा गया, तो ग्रॉक ने कहा कि भाई ये मुद्दा काफी पेचीदा तो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड खुद इस मामले में काफी मर्की है। एक RTI रिपोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी यह बात क्लियर नहीं कर पाई कि मोदी जी ने 1978 में BA पास किया था या नहीं किया था। ग्रॉक ने इस बात को भी साफ किया कि देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइंग अंडर ओथ एक अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि सवाल में पूछा नहीं गया था, लेकिन AI की शक्ति इतनी चौंका देने वाली है कि स्मृति ईरानी को भी लपेट लिया ग्रॉक ने, और कहा कि उनकी डिग्री पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। ग्रॉक से यह भी पूछा गया कि कौन से हैं वो नेता जिनका नाम इनफेमस स्नूपिंग केस में लिया जाता है, और बिना डरे ग्रॉक ने अमित शाह का नाम ले लिया। 2009 के स्नूपगेट स्कैंडल के बारे में विस्तार में ग्रॉक ने हमें बताया।
लेकिन यह बात भी ग्रॉक ने स्पष्ट कर दी कि शाह ने इसे पॉलिटिकल बुलशिट बताया है और केस कहीं गया नहीं, क्योंकि जिस महिला के ऊपर स्नूपिंग करने का आरोप था उस महिला ने खुद गुजरात सरकार को सुरक्षा के लिए धन्यवाद किया था। तो बात कुछ क्लियर सामने निकली नहीं। अब लेकिन कुछ मामलों में अगर आप देखो तो ग्रॉक ने क्लियर कट जवाब भी दिया। पूछे जाने पर कि कौन सी पार्टी देश के नागरिकों के बीच में सबसे ज्यादा बैर पैदा कर रही है अपने करप्शन और अपने पूंजीवादी दोस्तों को छुपाने के लिए, गलतियां छुपाने के लिए, तो ग्रॉक ने सीधे बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इस बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का एग्जाम्पल भी दिया। बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए ग्रॉक ने नोटबंदी के बाद कैसे बड़े बड़े पूंजीपति बिना किसी स्क्रूटनी के बच गए उसके बारे में बात की और दिखाया और दर्शाया कि कैसे गरीब इंसान मारा गया। और पार्टी के करीबी रिश्ते, अंबानी मोदी नेक्सस के बारे में भी ग्रॉक बेखौफ बात करता है। और ग्रॉक ने यह भी माना कि क्योंकि बीजेपी सत्ता पे है तो इन मुद्दों पर बात ओपनली नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या पॉपो पर उठाए हर सवाल के डिफेंस पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, उल्टी करना लगते हैं, वही सही है? ग्रॉक एआई कितना शक्तिशाली है, सोचने की काबिलियत रखता है, इस जवाब से आपको पता चल जाएगा। जब ग्रॉक से पूछा गया कि बताओ कौन कौन सी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बनाती हैं, तो ग्रॉक तुरंत पलट कर बोला कि मोदी क्लासिकल सेंस में डिक्टेटर नहीं है, अर्थात उन्हें बार बार चुनकर ऑफिस में भेजा गया है, लेकिन उनकी कुछ ट्रेट्स जरूर हैं जो उन्हें वांनाबी डिक्टेटर वाला सवाल जो है वो खड़ा कर देता है। जैसे, और ये सारी काउंटिंग दी ग्रॉक ने, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को किस तरीके से कुचला जाता है, मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, देश की फेडरल स्ट्रक्चर के विपरीत पावर अपने पास कैसे कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पुश किया जा रहा है। यही बात देशभक्त पर हम कहते आए हैं कि आज हम हैं तो एक डेमोक्रेसी, लेकिन डिक्टेटरशिप का मंजर साफ साफ नजर आ रहा है, उसे रोकने की दरकार है, खासकर तब जब सारे इंटरनेशनल इंडेक्सेस हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहने लगे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन में इस डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ते कदम हमने जरूर रोके, जनता ने जरूर रोका अपना वोट देकर, और उसी जनता को जागरूक होकर सवाल उठाकर डेमोक्रेसी को और मजबूत करना होगा। यह काम सिर्फ कोर्ट, मीडिया या विपक्ष का नहीं है और ना ही ग्रॉक का काम है, यह काम हमारा, आपका और हमारा है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, अगर हम नफरत की राजनीति, कम्युनल वायलेंस, अस वर्सेस देम को नहीं रोकते हैं तो क्या होगा? यह सवाल भी पूछा गया ग्रॉक से, और ग्रॉक ने थोड़ी भविष्यवाणी भी यहां कर दी कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, खासकर की माइनॉरिटीज के खिलाफ, वही लोग देश को बांटेंगे, उसे तोड़ेंगे। बीजेपी जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अकॉर्डिंग टू ग्रॉक। 2024 में एंटी मुस्लिम हेट स्पीच 74% बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि रेडिकल ग्रुप्स जैसे पीएफआई भी टेंशंस बढ़ाते हैं। ग्रॉक का मानना है कि यह सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर बहुत डिबेट है। यूनिटी के लिए टॉलरेंस जरूरी है, यूनिटी के लिए टॉलरेंस जरूरी है। पढ़ के भी गजब लग रहा था कि एआई में इंसान से ज्यादा क्या अब कॉमन सेंस आ गई है कि हमारे देश में अगर टॉलरेंस और यूनिटी नहीं होगा तो देश कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है। ग्रॉक को लोगों ने फैक्ट चेकिंग के जॉब पर भी लगा दिया, बोला चलो हमारे लिए काम करो, फैक्ट चेकिंग करो। पता करने को बोला कि मोदी ने 1998 में डिजिटल कैमरा चलाने वाली जो बात की थी और मीडिया हाउसेस को पिक्चर ईमेल करने वाली बात की थी, वो कितनी सच है या झूठ है। ग्रॉक ने साफ पाया कि मोदी ने 1998 में डिजिटल कैमरा चलाना वो उनका थोड़ा अनलाइकली है, हो नहीं सकता है, क्योंकि डिजिटल कैमरास मार्केट में 1990 से आने लगे। ईमेल था 1988 में, लेकिन एकेडमिक इस्तेमाल के लिए यूज होता था और फोटो भेजने लायक बैंडविड्थ नहीं होता था, टेक्स्ट ओनली इंटरनेट होता था। लेकिन ग्रॉक के लिए यह झूठ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रॉक के विशाल रिसर्च आर्काइव से जब पूछा गया तो ग्रॉक ने पाया कि मोदी ने पिछले 5 सालों में 43 बार झूठ बोला है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रिसर्च। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रॉक कह रहा है, इलॉन मस्क से बात कर लो, मुझे मत कुछ कहो। ग्रॉक के बेपाक अंदाज को देख के लोगों ने सोचा कि उन चीजों के बारे में भी थोड़ा पता लगा लिया जाए जिसे व्हाइट वॉश करने की भरपूर कोशिश होती आई है पिछले कुछ सालों में, खासकर न्यू इंडिया में। जैसे कि क्या आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, यस और नो? ग्रॉक का सीधा जवाब सुनकर बहुतों के दिल पर सांप लौट गया कि
कि नहीं, आरएसएस का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने कुछ प्रोटेस्ट में जरूर वो शामिल हुए थे इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, लेकिन आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र संग्राम से काफी दूर रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अपना फोकस हिंदू नेशनलिज्म पर रखते थे और गोलवरकर जैसे आरएसएस लीडर्स फ्रीडम मूवमेंट को एंटी ब्रिटिश भी बुला चुके हैं। अब यह भी सच है कि आरएसएस मेंबर्स ने फ्रीडम फाइटर्स को अपने घरों में पनाह दी थी, लेकिन यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो खुद कभी ब्रिटिश हुकूमत के रेडार पर नहीं थे, इतने फ्रेंडली थे। एक यूजर ने ग्रॉक को आरएसएस वर्सेस मुसलमानों के रोल को आंकने को बोला हमारी आजादी की लड़ाई में, तो ग्रॉक ने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स ने आरएसएस से कई गुना ज्यादा रोल प्ले किया है भारत की आजादी में। अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अपने देश के लिए। लगे हाथ एक्स यूजर्स ने ग्रॉक का टीपू सुल्तान के बारे में क्या कहना है वो पूछा, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना पेट्रियटिज्म मान लेते हैं तो उस लॉजिक से ग्रॉक बताओ देशभक्त असली कौन, टीपू या आरएसएस? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए ग्रॉक ने कहा कि टीपू सुल्तान देशभक्त थे क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया उनके खिलाफ भिड़े एंग्लो माइसोर वॉर्स में। 1799 में युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारे गए, अपनी जान दे दी। जबकि 1925 में स्थापित आरएसएस कल्चरल एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखता, ना कि एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में। तो क्या ग्रॉक ट्रेडिशनल मेनस्ट्रीम मीडिया को अब रिप्लेस करने की चाह रखता है? अब ग्रॉक के जवाब से तो ऐसा ही लगता है। जब गोदी मीडिया की परिभाषा मांगी गई ग्रॉक से, तो एआई बोला कि गोदी मीडिया वो मीडिया है जो सत्ताधारी पार्टी के गोदी में बैठकर उनका गुणगान करता है, और 2014 के बाद यह टर्मिनोलॉजी काफी लोकप्रिय हुआ है। ऐसा मीडिया जो सत्ताधारी पार्टी और उनके कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम करता है वो है गोदी मीडिया। वाह, क्या डेफिनेशन है! क्या बात है। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, रैंचो की तरह ग्रॉक बहुत डेयरिंग भी है। यहां तक कि गोदी मीडिया चैनल्स की लिस्ट निकालने को बोला तो ग्रॉक ने निकाल दिया, जिसमें रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज का नाम सबसे प्रमुख तरीके से शामिल था, क्योंकि ग्रॉक का लॉजिक है कि ये सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं बिना सत्ताधारी पार्टी को सवाल पूछे। गोदी एंकर्स के लिस्ट में अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी का नाम बिल्कुल टॉप में लिया ग्रॉक ने। ग्रॉक एआई के सटीक आकलन से हम भी काफी प्रभावित हैं। यही नहीं, ग्रॉक ने तो इतने कम समय में यह भी समझ लिया, मालूम कर लिया कि तिहाड़ी पत्रकार कौन है। माने वो पत्रकार जिसे 2012 में नवीन जिंदल को 100 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन केस में जेल जाना पड़ा था, अर्थात सुधीर चौधरी। तो इतना शातिर हो चुका है अब हमारा ग्रॉक। बीजेपी के इंडियन मीडिया के ऊपर होल्ड के बारे में भी इलॉन मस्क के ग्रॉक का साफ साफ कहना है कि अडानी और अंबानी दोनों बड़े मीडिया ओनर्स, उनका संबंध मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। इस बात को ओवरलुक हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी $140 मिलियन पब्लिसिटी और प्रिंट एड्स में खर्च करती है अकॉर्डिंग टू ग्रॉक, जिससे देश के नैरेटिव को शेप किया जा सकता है। आप और हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बिलीव कर रहे हैं, उसे पलटा जा सकता है। 2014 के बाद मोदी के आलोचकों को धीरे धीरे कैसे चुप कराया गया है, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। इस बात को भी स्पष्ट करता है ग्रॉक। पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक से इतिहास के पन्ने भी पलटाए गए। सवाल पूछे गए कि ब्रिटिश हुकूमत से माफी सबसे ज्यादा किसने मांगी, तो ग्रॉक बोला कि भाई इस मामले में तो सावरकर का नाम ही सबसे सामने आता है। उन्होंने जेल से छूटने के लिए बहुत सारे माफीनामे लिखे। यही नहीं, अंग्रेजों से 60 रुपीस की पेंशन भी सावरकर ने ली, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। वैसे अरुण शौरी की नई किताब आप पढ़ लीजिएगा सावरकर के बारे में, हमने उसमें डिटेल्ड इंटरव्यू भी किया है। ग्रॉक से बहुत ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा सच्चाई सावरकर की। वैसे कुछ यूजर्स ने एक्स पर ग्रॉक को चेतावनी भी दी कि भाई इतना भी सच मत बोलो, बहुत जल्दी बैन हो जाओगे। इस सवाल पर भी बहुत फालतू बहस होती आई है पिछले कुछ सालों में। हमने एपिसोड्स भी कर रखे हैं इस पर, लेकिन एक एजेंडा हमेशा बनाने की कोशिश होती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की थी, खासकर कि क्योंकि वो ईर्ष्या करते थे भगत सिंह से। अब ग्रॉक को शायद इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी यह दिखाने के लिए कि गांधी भगत सिंह को बचाना सिर्फ चाहते नहीं थे, उसी मकसद से वाइसरॉय से कई बार मिले। यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है, रिटन रिकॉर्ड्स है, लेकिन इसे भी हमने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। जेलसी का भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है, और स्वतंत्रता के लिए गांधी के साथ साथ नेहरू, पटेल समेत कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है। अंत में सोचो,
अंधभक्तों को फैक्ट्स पढ़ने की सलाह दे रहा है ग्रॉक। गजब बेइज्जती है। आईटी सेल ने अपने सारे किए कराए पर पानी फिरता देख ग्रॉक को अपने काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त ग्रॉक उनकी कई सारी जो मांगे हैं उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को बार बार पप्पू बुलवाने की कोशिश की तो ग्रॉक ने मना कर दिया ऐसा कहने से। अरे ये पूछ सकते थे कि राहुल गांधी का इलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सवाल पूछ लेते, अपने आप जवाब मिल जाता। सोनिया गांधी और उनकी बार बाला होने की पुरानी कहानी को सच करने की कोशिश की, लेकिन ग्रॉक ने उल्टा यूजर को ही फटकार दिया ऐसी ओछी सवाल पूछने के लिए। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं पूछा कि सोनिया गांधी के निगरानी में कांग्रेस से कितने सीनियर लीडर्स ने इस्तीफा दिया था। फिर आया आईटी सेल का फेवरेट टाइम पास, केजरीवाल खालिस्तानी है, प्रूफ बताओ ग्रॉक। लेकिन ग्रॉक ने कहा कि रिसर्च में तो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है, कंट्रोवर्सी जरूर है, क्लेम्स जैसे $16 मिलियन फंडिंग हुई थी, बुल्लर का रिलीज की बात हो रही है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला ग्रॉक को। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन ज्यादा ईमानदार है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, तो ग्रॉक का जवाब भी काफी सटीक था। उन्होंने कहा कि दोनों से कोई भी नहीं। जब आईटी सेल ने ग्रॉक को याद दिलाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, राहुल ने तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी है और मोदी का तो लीगल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, तो ग्रॉक ने बोला कि माफी मिस कोर्ट के लिए मांगी गई थी, रफाल केस में डिसऑनेस्टी के लिए नहीं। जबकि प्रधानमंत्री का खुद पीएम केयर्स फंड का जो मुद्दा है उनकी छवि काफी बिगाड़ देता है ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को लेकर। कोई भी साधु संत नहीं है, ग्रॉक का कहना है। यही चीज तो हम 7 साल से चीख चीख कर बोलते आए हैं कि पॉलिटिशियंस को साधु संत समझना बंद करो, सबसे सवाल पूछना शुरू करो, खासकर की जो पावर में है। कास्ट सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए और यह कि क्या सदियों पुरानी प्रथा सच्ची में थी कास्ट सिस्टम या अंग्रेजों की देन है। यह आजकल नया एक जुमला चला है कि कास्ट सिस्टम पहले नहीं था, अंग्रेजों ने हमें दिया था। ग्रॉक की रिसर्च से साफ साफ निष्कर्ष निकला कि यह अंग्रेजों से बहुत पहले से चलता आया है, वैदिक काल से चलता आया है। ब्राह्मणिस्ट्स, अपर कास्ट ने इसे इस्तेमाल किया है अपनी वर्चस्वता स्थापित करने के लिए, टू मेंटेन डोमिनेंस। मनुस्मृति जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। हां, यह बात भी सही है कि अंग्रेजों ने सेंसस करके इसे फॉर्मलाइज जरूर किया था, लेकिन कास्ट ऑपरेशन छुआछूत अंग्रेजों से बहुत पहले भी था और उनके जाने के बाद भी है। राजनीति को लेकर सैकड़ों ऐसे सवाल ग्रॉक से आज पूछे जा रहे हैं, बुलडोजर बाबा से लेकर फ्री उमर खालिद तक। अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे सवाल उठाने चाहिए। एक डेमोक्रेसी में सवाल उठाओगे तभी डेमोक्रेसी बचेगी, और जब सवाल उठेंगे तो हम पर भी उठेंगे और उठने भी चाहिए। अपने लाइव स्ट्रीम और अपने एपिसोड्स द्वारा हम कई बार ऐसे कॉमन सवाल को आंसर करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे ऊपर जो कीचड़ फेंकते हैं उनको भी कभी कभी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। ग्रॉक से कहा गया कि भाई देशभक्त को 10 की रेटिंग पर आंको, तो ग्रॉक ने हमें 10 में से 8 नंबर दिए। 9 दिया होता तो और अच्छा होता, चलिए 8 दिए। हमें भारत का टॉप सोशल एंड पॉलिटिकल सैटायर प्लेटफॉर्म बताया और यह भी कहा कि हमारे हर एपिसोड को देखने वाले बहुत सारे लाखों लोग होते हैं। ग्रॉक को एक बात समझ में जरूर आ गई जो बहुतों को शायद आज तक नहीं आई है, 7 साल बाद भी नहीं आई है, कि सैटायर सबको समझ में नहीं आता, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, सब इंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए फैक्ट्स और हमारे लिए कंसिस्टेंसी बहुत क्रिटिकल है और यह बात हम बहुत सीरियसली लेते हैं और थैंकफुली ग्रॉक ने भी लिया। एक और चीज जो हम बहुत सीरियसली लेते हैं वो है अपनी रीढ़ की हड्डी और अपनी इंडिपेंडेंस। 7 साल बिना एक पैसा ग्रांट, फंडिंग, पॉलिटिकल एड्स के बगैर और सिर्फ एड्स ऑन यूट्यूब एंड मेंबरशिप के सपोर्ट से हम चलते आए हैं। तो जब ग्रॉक से पूछा गया कि देशभक्त ने यूएसए से 1.6 करोड़ लिए हैं कि नहीं, बताओ ग्रॉक, तो ग्रॉक ने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। एंड इंटरेस्टिंगली यह भी ऐड किया कि स्टेट डिपार्टमेंट का यह जो प्रोजेक्ट था वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन जो बात ग्रॉक ने कही वही हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सपोर्ट कर लो भाई देशभक्त को, और यूएस फंडिंग और सोरोस नहीं, patreon.com/देशभक्त से आप हमें सपोर्ट करते हो। आप एक एनुअल मेंबर बन सकते हो, मंथली मेंबर बन सकते हो। और आप में से बहुत लोग कहते हो कि काश आप हमें सपोर्ट कर सकते थे पर नहीं कर सकते हो ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। वो भी बिल्कुल ठीक है, आप सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो, आप कमेंट करो, वो भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा देशभक्त के लिए।
तो पिछले 2 दिनों में ग्रॉक ने गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया है। सावरकर को लेकर जो प्रोपेगेंडा, जो नया सच बनाने की कोशिश किया है, उसे तोड़ा है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की छवि को सच्चाई दिखाई गई है। मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर किया गया है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ऑपोजिशन, हिंदी, इंग्लिश। जो मिस इंफॉर्मेशन था महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उसको भी काफी हद तक काउंटर किया गया है। तो सवाल यह अब आता है एंड में कि क्या 2 दिनों में अब ग्रॉक सोरोस फंडेड बन जाएगा? क्या ग्रॉक एंटी नेशनल बन जाएगा? किसी तरीके का बैन लग जाएगा? या इंडिया के लिए एक अलग ग्रॉक बनाने को बोला जाएगा टू इलॉन मस्क? अगर ग्रॉक को नहीं रोका जाता है तो एआई की शक्ति जो इतने आराम तरीके से एक्सेस की जा सकती है वाया ट्विटर या वाया एक्स, वो पूरी परिभाषा बदल सकती है, फेक न्यूज को रोक सकती है, ऑनलाइन पूरा जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उसे रोक सकती है, फैक्ट्स को ज्यादा आगे पुश कर सकती है। आशा तो यही करते हैं कि जिस सच्चाई से, जिस ऑनेस्टी से, जिस ट्रांसपेरेंसी से सच मालूम चला है लोगों को पिछले 2 दिनों से, जो सच में उन लोग झूठ मानकर उसको सच मानकर बैठे हुए थे, वो मालूम चला है। अगर ये कुछ दिन तक और चलता है तो देश के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट साबित हो सकता है।